हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 13। डेट है आपकी 9 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है समानता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके पैराग्राफ से। इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? यानी जब भी हम वोट डालने के लिए लाइन में खड़े लोगों को देखते हैं या फिर पहचान पत्र देखते हैं, तो इससे हमें इन चीज़ों का ज्ञान होता है कि सभी लोगों को किस तरह से अपना नेता स्वयं चुनने का अधिकार दिया गया है। हमारे समाज में राजनीतिक रूप से ही सही, सभी लोगों को समानता दी गई है। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। यानी भारत जैसे जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर सभी वयस्कों को, वयस्क यानी जो भी 18 साल या 18 साल से अधिक का व्यक्ति है, उसको मत यानी कि वोट देने का अधिकार दिया गया है। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वह गरीब हो या अमीर हो, यानी कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है। चाहे उसका रिलीजन यानी उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, इसके अलावा उसकी जाति कुछ भी हो, वो अमीर हो या गरीब हो, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है। तो जो भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और वो किसी भी जाति वर्ग लिंग का हो, उसे वोट देने का अधिकार दिया जाता है। इसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। और ये जो हमारा अधिकार है, कहीं ना कहीं ये विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। तो ये जो हमारा अधिकार है, मताधिकार, ये हमारे समानता के विचार पर कहीं ना कहीं आधारित है, जो कि ये बात बताता है कि किसी भी देश में रहने वाले, किसी भी लोकतांत्रिक देश में रहने वाला व्यक्ति, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके साथ बिना किसी भेदभाव के उसे एक वोट का अधिकार दिया जाता है। ठीक है। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। तो अगर हम देखें तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी को वोट देने का अधिकार तो दिया गया है, यानी राजनीतिक रूप से तो सभी लोग समान हैं। लेकिन अगर उनके दैनिक कार्यों को देखें, यानी अगर उनकी डेली लाइफ्स को देखें, तो हर रोज़ उन्हें कई सारी असमानताओं का सामना करना पड़ता है। और ये असमानताएं कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि जाति के आधार पर हो सकती हैं। कुछ लोगों के साथ भेदभाव इसलिए किया जाता है आज भी क्योंकि उनकी जाति छोटी या बड़ी होती है। इसके अलावा बहुत से लोगों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जाता है। इसके अलावा लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। स्त्री और पुरुष के साथ कई बार कई ऐसे काम होते हैं जिनके लिए पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है, बल्कि स्त्रियों को कम वेतन दिया जाता है। इसके अलावा फोर्थ है हमारा आर्थिक स्थिति, यानी अमीरी और गरीबी के आधार पर बांटा जाता है, जो कि शायद हमारे समाज में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला भेदभाव है। अमीरी और गरीबी के आधार पर लोगों को अत्यधिक बांटा जाता है। ठीक है। तो हम राजनीतिक रूप से तो ये देखते हैं कि सभी लोग समान हैं, वोट देने वाली लाइन में सब लोग इक्वली खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बाकी असमानताओं की बात करें तो सामाजिक रूप से आज भी हमारा समाज असमानताओं में बटा हुआ है। चाहे वो जिस भी कारण से हो, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, या फिर लिंग के आधार पर हो, या फिर आर्थिक स्थिति के रूप में हो, इकोनॉमी के आधार पर, यानी किसी की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसके आधार पर लोगों को बांटा जाता है। आज भी ये चीज़ें हम अपने समाज पे देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा कि अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ, और वे उस वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के हैं। तो लोगों के साथ भेदभाव सिर्फ और सिर्फ इस बात से होता है कि वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस लिंग के हैं, वो हायर क्लास के हैं या मिडिल के हैं या फिर लॉयर के हैं। इस आधार पर लोगों को आज भी डिविजन्स किए जाते हैं, उनको बांटा जाता है, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है।
ठीक है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है, और अगर किसी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, यानी उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। यानी जिस रिस्पेक्ट का वो हकदार है उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और उसकी जो गरिमा होती है वो कहीं ना कहीं चोट खाती है। हर कोई समान यानी कि इक्वल रिस्पेक्ट और गरिमा का हकदार होता है। जैसा कि एक पिक्चर के ज़रिए बताया गया है कि 1975 में बनी दीवार फिल्म 1975 में बनी दीवार फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किया था, उस फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो जो बच्चा होता है, जब उसको फेक के पैसे दिए जाते हैं तो वो उसको लेने से मना कर देता है। क्यों? उसका रीज़न होता है कि वो अपने काम को रिस्पेक्ट देता है। वो मानता है कि जैसे बाकी लोगों का काम है और उनको उनके पैसे रिस्पेक्ट के साथ दिए जाते हैं, वैसे ही उसके पैसे भी उसे रिस्पेक्ट के साथ दिए जाने चाहिए। क्योंकि वो जूते पॉलिश कर रहा है, इस आधार पर उसकी गरिमा को चोट चोट पहुंचाना बिल्कुल गलत गलत है। ठीक है। तो हमारे समाज में हमें राजनीतिक रूप से तो बहुत से अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हम आज भी देखते हैं जिसमें बहुत से भेदभाव किए जाते हैं। ओके। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर है, उससे पहले आपके कुछ यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, पहले हम उसे देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो वर्ड है आपका वो है वयस्क। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति। तो वयस्क उसे कहा जाएगा जो 18 वर्ष या उससे अधिक का कोई व्यक्ति होता है। सेकंड है हमारा समानता। तो बराबर होने की अवस्था, विशेषता, स्थिति, अधिकार या अवसरों में। तो बराबर यानी हर किसी को इक्वल माना जाना चाहिए। गरिमा का मतलब होता है, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। यानी दूसरे लोगों को हम उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितनी कि हम खुद को देते हैं। फोर्थ हमारा लोकतंत्र है। एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। तो लोकतंत्र जहाँ पर लोगों का शासन होता है, यानी लोग जो सरकार चुनते हैं वही सरकार देश पर शासित होती है। वो चुनाव जो होते हैं इस देश मतलब लोकतांत्रिक देश में वो समय समय पर होते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में, जिसमें जो जनता होती है वो मुख्य मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद आपके दो क्वेश्चन आंसर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का। सेकंड क्वेश्चन है क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों नहीं। उसके अलावा आपकी एक एक्टिविटी दी गई है कि कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी की कहानी अपनी पुस्तक से पढ़ें। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर और ये जो एक्टिविटी है इसे हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी वयस्कों को, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक को मत देने का अधिकार, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग, अमीर व गरीब कुछ भी हो, जिसे सार्वभौमिक वयस्क, यहाँ पर वयस्क आएगा। ठीक है। वयस्क मताधिकार कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो आंसर आप इसका लिखेंगे नहीं, क्योंकि 7th क्लास में आपकी उम्र 18 वर्ष नहीं होगी इस वजह से। तो इसका आंसर आएगा नहीं, हम चुनाव में वोट नहीं डाल सकते क्योंकि हमारी जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम है। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आपका कि सभी वयस्कों को जो कि 18 साल से अधिक हैं, 18 साल के हैं या 18 साल से अधिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार, चाहे उनका जो धर्म है वो कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, अमीर हो या गरीब हो, कुछ भी हो, सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। इसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन कि नहीं, हम चुनाव में वोट नहीं डाल सकते क्योंकि हमारी उम्र 18 वर्ष से कम है। ठीक है। इसके बाद आपकी एक्टिविटी दी गई है जिसमें सबसे पहले हम कांता की स्टोरी देखते हैं। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। जो कांता होती है
वो और उसकी जो फ्रेंड होती है दोनों अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो बात करते हैं। कितनी अच्छी बात है न सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। ठीक है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। जब वोटिंग वाला डे होता है तो उस दिन एक लाइन में हर प्रकार का व्यक्ति खड़ा होता है, चाहे वो कोई कारीगर हो, कोई हाउसवाइफ हो, या फिर परामर्शदाता हो, सरकारी अधिकारी हो, मीडिया कर्मी हो, बेरोजगार हो, उद्योगपति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी व्यवसाय का हो, सब लोग मतलब वोट डालने वाली जो लाइन होती है उसमें खड़े होते हैं। उसी में जो कांता है, जो एक मेड होती है, वो भी खड़ी होती है और वो कहती है कि उसके जो मालिक हैं वो भी उसी लाइन में खड़े हैं। तो हमारा देश हमें मतलब समान रूप से अधिकार देता है, जो राजनीतिक अधिकार है एटलीस्ट वो तो हमें इक्वल मिले हैं। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद चल कांता अब तेरी बारी है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो बोलती है मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइप लाने का वादा किया था। उसके बाद वो कहती है कि मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने ये वादा किया था कि वो हमारी जो मोहल्ला है वहाँ पे पानी की पाइपलाइन मतलब लाके देगा। तो लोग अपनी मर्जी से जो भी उनका उम्मीदवार होता है वो उसे चुनते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद में आना, वो उसके जो साहब है होते हैं वो कहते हैं कि बाद में आना कांता। तो वो कहती है जी नमस्ते साहब। उसके बाद कांता कहती है अपनी फ्रेंड से गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है और पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ। तो फिर वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरी जो बेटी है वो घर पे बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन पहले मुझे साहब के घर जाना है और वहाँ जाके काम करना है और उनसे पैसे लेने हैं। ठीक है। फिर वो घर जाती है और अपनी बेटी को देखती है तो कहती है ले यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे। ठीक है। फिर वो अपनी बेटी के पास पहुँचती है और कहती है कि तू इसे पी ले, जब मैं शाम को लौटूंगी अपना काम करके तो हम अस्पताल जाएंगे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है। ठीक है। तो उसको पहले अपने साहब के घर जाना होता है। फिर वो जब बाहर निकलती है तो वो देखती है और कहती है कि गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो साफ सफाई ही नहीं है। तो इससे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वो एक ऐसे मोहल्ले में रहती है जहाँ बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। तो वो सोचती है कि मेरी जो बेटी है वो बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, यहाँ पर इतनी गंदगी है। उसके बाद जब वो अपने साहब के घर पहुंचती है तो उसकी जो मेम साहब होती है वो कहती है कि कोने को अच्छे से साफ करो, मतलब वो अच्छे से पोछा लगवा रही होती है। ठीक है। फिर सेकंड पिक्चर में आपका दिखाया गया है कि कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। उसकी जो मेम साहब होती हैं उसको कहती हैं कि ठीक है तू पैसे ले रही है, लेकिन पहले से पैसे लेने की जो आदत है इसे मत बना। तो वो कहती है जी मैडम। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो अपनी बेटी को कहती है बस जरा सी देर बेटी, और वो अपने मन में बोलती है कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चे के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि सुबह हम जिस लाइन में लगे थे वो लाइन इस लाइन से बिल्कुल अलग है। ठीक है। अगर जैन साहब के यानी जिसके घर वो काम कर रही है, अगर उनके बेटे की तबीयत खराब होती है तो उन्हें इस तरह की किसी लाइन में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, उनके पास पैसा है, वो खर्चा करेंगे और उनका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो एक सरकारी हॉस्पिटल में आई है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और उसको बहुत वेट करना पड़ रहा है, उसकी इतनी बीमार बेटी है, तो वो इस चीज़ को समझ रही है कि हम राजनीतिक रूप से अगर देखें तो सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति लिंग का कुछ भी हो। लेकिन अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो जो गरीब है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये तो आपका जो एग्जाम्पल है वो आर्थिक रूप से हो गया कि किस तरह असमानता का जो व्यवहार है वो हमें आर्थिक रूप से देखने को मिलता है। अब हम जो अगला एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, जिन्हें जाति के आधार पर कहीं ना कहीं भेदभाव का सामना करना पड़ा था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन में वह लिखते हैं, यानी उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जूठन। उसमें उन्होंने लिखा है कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। वो बताते हैं कि अपने स्कूल में वो अपने दोस्तों से दूर बैठते थे, वो भी ज़मीन पर बैठते थे। अगर सारे बच्चे डेस्क पे बैठे हैं तो उन्हें ज़मीन पर बैठना पड़ता था। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी।
कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। तो कभी कभी उन्हें इतना पीछे बैठना पड़ता था कि जो अक्षर थे उन्हें वो बोर्ड के दिखते भी नहीं थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वह लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि किस तरह कई बार उन्हें पीछे बैठना पड़ता था, नीचे बैठना पड़ता था। इसके अलावा बिना बात की उनकी पिटाई हो जाती थी। इसके अलावा एक बार तो उनके जो प्रधान अध्यापक थे उन्होंने झाड़ू लगाने के लिए कह दिया, और इतना बड़ा वो ग्राउंड था कि लगाते लगाते उनकी कमर में ही दर्द हो गया था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी, तो उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया गया था। इतना छोटा बच्चा, और इस तरह का उसके साथ व्यवहार। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों में मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। तो कितना ज़्यादा उनको इंसल्टिंग लगा होगा, कितना बुरा लगा होगा कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं झाड़ू लगा रहा हूँ बिना किसी गलती के। ठीक है, तो ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जा रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए दिखा। तो वो अगले दिन भी उन्होंने झाड़ू लगाया, फिर नेक्स्ट डे भी लगाया, और ये चीज़ तब रुकी जब उनके फादर ने इस चीज़ को देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ के टीचर्स थे उनसे बिल्कुल डट के कहा कि ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में, यानी बहुत तेज उन्होंने कहा, सबको सुनाते हुए, मास्टर हो इसीलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। तो वो कहते हैं कि ये मेरा बच्चा यहीं पढ़ेगा, और यही नहीं, इसके बाद और भी लोग आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उन्हें अपने कास्ट की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सहनी पड़ी, और ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हमें हमारी हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला है, अगली स्टोरी जो है वो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की है। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। ये कहानी जो है वो श्री और श्रीमती अंसारी की है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वह पैसे वाले थे, इसीलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वह मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो होते हैं, दोनों अच्छे खासे पैसे वाले थे। उनको मतलब किराए का कोई प्रॉब्लम नहीं था कि कितने भी बजट का रूम हो उनको चलेगा, घर चलेगा, इसीलिए वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वह पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो जब वो अपना पहला मकान देखने जाते हैं तो उनको वो मकान अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि और उन्होंने मकान लेने का निर्णय किया। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया, फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वह बहाने बनाने लगी कि वह मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। तो जब उन्होंने उनका नाम सुना कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं, तो उन्होंने बिल्कुल, जो वहाँ की लैंडलॉर्ड थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ पर आप नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता है। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकने की गंध आ रही थी। तो उन्होंने जिस रीज़न की वजह से उन्हें मना किया था वो रीज़न ही मतलब बहुत गलत साबित हो गया, क्योंकि पास से ही मछली बनने की सुगंध आ रही थी। उसके बाद क्या होता है, यही बहाना उसके बाद उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। तो उसके बाद बार बार यही चीज़ रिपीट होती गई। वो कहीं भी जाते थे तो किसी ना किसी बहाने से लोग उन्हें मना कर देते थे। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वह अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान
मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो उनके रिलीजन की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कोई भी, क्योंकि वो अलग धर्म के थे, अलग कास्ट के थे, इस वजह से उनको अपने घर पे कमरा देने के लिए तैयार नहीं थे, और इस चक्कर में वो 1 महीने तक भटकते रहे, और लास्ट में फिर एक लेडी ने जाके उनको कमरा दिया। ठीक है। तो हमने एक एक करके 3 स्टोरीज देखी। फर्स्ट, जिसमें हमने कांता को देखा कि क्योंकि वो गरीब है इस वजह से उसे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सेकंड, हमने वाल्मीकि जी को देखा जिनको जाति के आधार पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसी तरह जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थी, उन्हें अपने रिलीजन की वजह से। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स अब अपने आसपास भी देख सकते हैं। हमें कानून रूप से तो बहुत सारी अधिकार मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन अगर हम रियलिटी में, सोसाइटी में देखें, तो वो उतनी ज़्यादा मतलब उतनी सही तरीके से शायद कायम नहीं हो पाती है। मतलब लोगों की जो सोच है वो अभी भी उतनी चेंज नहीं हुई है, और पूरी तरह से समानता हमारे समाज में तभी आ सकती है जब लोग अपनी सोच को भी बदलें। ठीक है।